Yes, good morning everyone. Good morning here, good morning online. कल का दिन हमारा लाइक सैलरी हेड पे गया था. काफी कुछ हमने रिवाइज कर लिया था. लास्ट लास्ट का आई थिंक वीआरएस वगैरह कुछ ऐसा करके बचा हुआ है ना. और फिर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और एक आपका अरियर्स ऑफ सैलरी वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ था. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ. सी, मैंने आपको पहले भी कहा है वीआरएस वगैरह और को इतना लोड लेके ना पड़े, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन को लोड लेके ना पड़े. 1727 और 1727A ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था. देखो, वीआरएस अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में कुछ पेमेंट मिल रहा है ना, वीआरएस के फॉर्म में कुछ पेमेंट मिल रहा है तो उसका क्या होगा. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस, सो वीआरएस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है. कितना, जितना मिला उतना, है ना, जितना मिला उतना. या फिर कितना, 5 लाख. या फिर आप लास्ट ड्रॉन सैलरी है और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 3 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. ये प्रोजेक्टर का बटन कहाँ से ऑन होगा, एक बार देखना ना. एनी आइडिया? देन लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस. आपको जितने महीने पहले क्या कर दिया, उनने रिटायर कर दिया से अभी आपके टेन्योर में, आपका रिटायरमेंट होने में से 28 महीने बचे थे. तो 28 महीने का मल्टीप्लाई किससे कर दो, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका मल्टीप्लाई 28 महीने से कर दो. वीआरएस का था, है ना. दिस इज वीआरएस. सैलरी कौन सी लेनी है वीआरएस में? वीआरएस में जो सैलरी लेनी है वो एचआरए वाली लेनी है. ठीक है, ठीक है. इतनी सी बात है, फॉर्मूला याद रख के जाओ. वीआरएस में इतना है. देन नेक्स्ट था रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन. दोस्तों, जितना भी अमाउंट रिसीव होगा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलता है तो जितना भी अमाउंट रिसीव होगा वो, या फिर कितना होगा, 5 लाख. या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 15 डेज एवरेज वेजेस से. तो आप एवरेज वेजेस निकालो. एवरेज वेजेस को 15 डेज में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो इनटू 15 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 30 कर दो. ठीक है, तो वो आपको आ जाएगा. एवरेज कैसे लेते हैं, आप याद होगा कि ग्रेचुटी और लीव सैलरी में हमने पढ़ा था. ग्रेचुटी में क्या था कि जिस महीने रिटायर हुआ उसके पहले वाले महीने से 10 महीने का एवरेज लेते हैं. लीव सैलरी में क्या था, जिस दिन रिटायर हुआ उससे एक दिन पहले वाले से दिन से लेके हम पहले 10 महीने का क्या लेते हैं, एवरेज. यहाँ पर डिपेंड करता है कि एवरेज कितना लेना है. अगर आपको मंथली सैलरी मिलती है तो 3 मंथ की सैलरी का क्या करना है, एवरेज लेना है. आपको वीकली अगर सैलरी मिल रही है तो आपको 4 वीक की सैलरी का क्या करना है, एवरेज लेना है. और अगर आपको डेली सैलरी मिलती है तो 12 दिन की सैलरी का क्या करना है, एवरेज लेना है. ये एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है कि भाई रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन में सैलरी का मतलब क्या होगा. सो जनरली रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में सैलरी का मतलब एवरीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा. रिटायरमेंट बेनिफिट्स को छोड़ के इवन पर्क्स वर्क्स अलावेंसेस, जो टैक्सेबल अलावेंसेस थे, वो सब हम क्या करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे. डीए भी पूरा लेंगे यहाँ पर. इवन डीए भी पूरा आएगा क्योंकि कोई सीडीए वीडीए का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर सच नहीं है. ठीक है, सबसे लास्ट में इन दोनों को याद रखने की कोशिश करना. ओके, नाउ अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजीम है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डिफॉल्ट टैक्स रेजीम है तो क्या हो जाएगा. डिफॉल्ट टैक्स रेजीम में हमने जो पढ़ा उसमें क्या चेंज आएगा. उसमें से जाते हैं सर वो पेंशन का क्या होगा, ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी. भाई सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है. आप सोचो, बस इन चीजों का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो जो एग्जम्पशंस इन सेक्शंस में मिल रही होगी, इन चीजों की मिल रही होगी, वो एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी. कौन सी, लीव ट्रेवल कंसेशन, वो 10(5) वाली जो थी अपनी 10(5) वाली कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. एचआरए नहीं मिलेगा. एचआरए की जो 1013A वाली है वो नहीं मिलेगी. तो 1013A वाली आपको नहीं, पूरा आपको क्या करना है, टैक्सेबल करना है. एलटीसी 10(5) वाला पूरा टैक्सेबल करना है. प्रोफेशनल टैक्स ऐड तो हो जाएगा लेकिन माइनस नहीं होगा. अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी. इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन की मिलेगी. 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे.
फिर कोई से भी, हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मिलता है वो भी 5,000 मैक्सिमम, या 20% ऑफ बेसिक सैलरी उतना, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही एग्जम्प्ट होता है। कोई भी अलाउंस है जिसकी, कोई भी अलाउंस है उसकी एग्जम्पशन मिलने वाली नहीं है, लेकिन चार की मिलेगी। कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, इन चार की मिलेगी, बाकी किसी की नहीं मिलेगी। बच्चों याद रखो, ये ट्रैवल, डेली और इनकी एग्जम्पशन जितना खर्च करते हैं उतनी ही मिलेगी। वो ट्रांसपोर्ट की तो ब्लाइंड, डेफ, डम, हैंडीकैप को मिलेगी, वो भी 3200 रुपए पर मंथ तक मिलेगी। और जो फूड फैसिलिटी होती है उसमें जो 50 पर मील क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी 115 बीएससी क्या करते हो, चूज। बाकी सारी बातें क्या रहने वाली है, सेम, और कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय पे करेगा तो डिडक्शन मिलेगी क्या? सी, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, कोई भी पे करे अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चूज करते हैं तो, ठीक है। दोस्तों फिर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके चांसेस मुझे अब आने के कम लगते हैं, 89(1) की रिलीफ करके, है ना। 89(1) की रिलीफ करके कुछ चीज है, वो मैं बता देता हूँ वो क्या है। पहले इनकम टैक्स ज्यादा मार्क्स का हुआ करता था, जीएसटी यानी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस कम मार्क्स के हुआ करते थे, तब इंडिविजुअल क्वेश्चन वो पूछ लिया करते थे एक टॉपिक के ऊपर, अब शायद नहीं पूछे, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिलीफ करके एक कॉन्सेप्ट है, जब आपको अरियर्स ऑफ सैलरी मिलती है, अरियर्स ऑफ सैलरी मिलता है, तो उस केस में क्या आप लोगों को सीरीज में नहीं बताया, ठीक है, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉड्यूल में दे रखा था आप लोगों के, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अरियर्स ऑफ सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी मिलती है, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज कर दी गई है, जैसे यहां पर अगर कोई व्यक्ति 21-22 में सैलरी उठा रहा था 6 लाख रुपए, 22-23 में सैलरी उठा रहा था 6 लाख रुपए, 23-24 में भी उसको सैलरी कितनी मिली, 6 लाख रुपए, ये अमाउंट रिसीव्ड करके कॉन्सेप्ट है इतना उसको। तो आपने 6 लाख पे टैक्स दिया होगा, 21-22 में 6 लाख के ऊपर 21-22 के रेट से आपने क्या दिया होगा, टैक्स दिया होगा। 22-23 में 6 लाख पे 22-23 के रेट से आपने क्या दिया होगा, टैक्स दिया होगा। 23-24 में आप 6 लाख के ऊपर क्या कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो। लेकिन देखो 23-24 में क्या हुआ, 23-24 में सरकार ने बोला कि आपकी सैलरी हम बढ़ा देते हैं, 6 नहीं, हम आपकी सैलरी कितनी कर देते हैं, 8 कर देते हैं। तो मतलब 23-24 में उनकी सैलरी कितनी हो गई, 8। तो 23-24 की सैलरी तो बढ़ी, लेकिन सरकार बोलती है हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या करते हैं, सैलरी को बढ़ाते हैं। तो हम 21-22 से आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, तो होगा क्या, इस साल आपको 2 लाख कम मिले थे, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इस साल के भी 2 लाख मिलेंगे, तो आपको कितने लाख मिल जाएंगे, 4 लाख। हाँ, हाँ 8 हो गया था, इसको अपन ने 8 कर दिया था, है ना। तो ये कितने मिले हैं, 8। तो 2 तो किस साल के थे, इसी साल के थे, तो मैंने सैलरी कितनी कर दी, इस साल की 8 कर दी। लेकिन जो 4 लाख मिले हैं वो इसमें 2 कब के हैं, इस साल के, और 2 कब के हैं, इस साल के, ठीक है साहब। देखो एक बात आपको ये भी पता होगी कि 8 लाख तक की सैलरी होती है तो 20% से ही क्या लगता है, टैक्स लगता है। अब क्या होगा, एकदम से सैलरी क्या हो जाएगी उसकी, 4 लाख से बढ़ जाएगी, तो वो हायर स्लैब रेट में आ जाएगा। तो होगा ये कि अगर यही सैलरी आप सोचो, यही सैलरी उसको 22-23 में जो 2-2 लाख मिल जाते, तो इधर भी 8 लाख रहती, इधर भी 8 लाख रहती, तो उसके ऊपर टैक्स का बर्डन क्या आता, कम आता। ये अमाउंट रिसीव्ड हुई, ठीक है। तो ये बोलते हैं अब टैक्स का बर्डन बढ़ रहा है, तो टैक्स का बर्डन बढ़ रहा है तो ये क्या देना चाहते हैं, रिलीफ देना चाहते हैं। रिलीफ कैसे देंगे, इनने कहा पहले अमाउंट रिसीव्ड, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लो, 6 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लो, जो कब बनता, 21-22 के रेट के हिसाब से बनता, वो कैलकुलेट कर लो। फिर 22-23 पे टैक्स कैलकुलेट कर लो, जिसको क्या बोल दो, T2 बोल दो, ठीक है। फिर आप 23-24 पे टैक्स कैलकुलेट कर लो, कितने पे कर लो, जितना अमाउंट आपको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। अभी हमने ऊपर क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव, रिसीव बेसिस पे क्या कर लो, टैक्स। 6 मिले थे, 6 मिले थे और 12 मिले थे, तो इसको क्या बोल दो, T3 बोल दो, और इन तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स ऑन रिसिट बेसिस, ठीक है। टोटल टैक्स आ गया 3 साल का, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए था, टैक्स कैसे लगना चाहिए था, टैक्स कैसे लगना चाहिए था, ड्यू बेसिस पे लगना चाहिए था।
ड्यू बेसिस पे क्या होना चाहिए था कि यार ये 6 लाख प्लस ये कितना होना चाहिए था, 2 लाख, जो एक्स्ट्रा उसी टाइम पर मिल जाते तो 8 लाख पे टैक्स लगना चाहिए था। यहां पर भी कितने पे टैक्स लगना चाहिए था, 8 लाख पे। और यहां पर भी कितने पे टैक्स लगना चाहिए था, 8 लाख पे। तो अब ये चार, मतलब ये चार को में से दो दो को मैंने पिछले सालों में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यस। अब 8 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करो, इसको क्या बोल दो, T4 बोल दो। 8 लाख पे 22-23 के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो, T5 बोल दो। और इसको क्या बोल दो, T6 कह दो। फिर इसको बोल दो, इन सारे टैक्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो आ जाएगा टोटल टैक्स ऑन ड्यू बेसिस। ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स ऑन ड्यू बेसिस। अब ये बोलते हैं रिलीफ देंगे। टैक्स कैलकुलेट करना मतलब बेसिक टैक्स, रिबेट, सरचार्ज, सेस वगैरह सबको क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स को एकदम से याद नहीं रहता कि पुराने टैक्स रेट्स क्या थे, क्योंकि टैक्स रेट्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। वो आपको क्वेश्चन में क्या करेंगे, सारे साल के टैक्स रेट, स्लैब रेट जो होता है वो प्रोवाइड करेंगे। आपने करा, इन दोनों को माइनस कर दिया। रिलीफ कैसे मिलेगी, रिलीफ मिलेगी रिसीट बेसिस माइनस टैक्स ऑन ड्यू बेसिस। इसको माइनस कर दें, रिलीफ। सर ये रिलीफ की अमाउंट आ गई, तो फिर हम इस रिलीफ का इफेक्ट क्या देंगे। देखो ये हमारा एक्चुअल ईयर हुआ जहां पर ये सब कांड हुए। तो हुआ क्या, जो T3 वाला क्या बना होगा, आपका टैक्स बना होगा। उस T3 वाले टैक्स में से मैं रिलीफ क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो आप बेसिक टैक्स, रिबेट, सरचार्ज, सेस जो T3 वाला आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम कहां हुई है, उस T3 वाले में हुई है। हम उस T3 में से क्या माइनस कर देंगे, रिलीफ माइनस कर देंगे। नेट अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ करके। टैक्स रेट्स पे तो डिपेंड कर सकता है, फिर रिलीफ नहीं मिलेगी। अगर नेगेटिव आएगा तो फिर रिलीफ नहीं मिलेगी। हाँ। हाँ। ठीक। नहीं, सरकार ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव से टैक्स बढ़ाकर आपसे बोल देगी पिछले साल के भी टैक्स दे दो, तो पॉसिबल नहीं है। जनता बैंड बजा देगी। होने को तो सब हो सकता है, लॉ में वो डाल दे कुछ भी पॉइंट तो। ठीक है। सो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं दोस्तों, अरियर्स ऑफ सैलरी, अगर आपको पिछले सालों की सैलरी मिलती है, क्योंकि आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है कि जैसे 21 22 22 23 23 24, आपको 21 22 के अंदर सैलरी मिली थी 6 लाख, 22 23 में मिली थी 6 लाख। इस साल आपकी सैलरी बढ़ा दी गई 8 लाख, वो तो बढ़ा दी गई, लेकिन आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव से बढ़ाई। तो जो पिछले साल 2-2 लाख कम मिले थे, वो सैलरी भी आपको इस साल क्या हो रही, रिसीव। तो इस साल आपको टोटल कितने रिसीव हो गए, 12 लाख। ठीक है। अब 12 लाख जैसे रिसीव होंगे तो आपके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ सकता है, क्योंकि आप हायर स्लैब में आ जाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले एक बार टैक्स कैलकुलेट कर दो रिसीट बेसिस पे, फिर एक बार टैक्स कैलकुलेट कर दो कि ड्यू होता। ड्यू होता मतलब ये जो 2 लाख रुपए हमको अभी ना मिलके कम मिल रहे होते, पिछले सालों में ही मिले होते, तो वो टैक्स कैलकुलेट कर लो। और टैक्स ऑन रिसीट बेसिस और टैक्स ऑन ड्यू बेसिस माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ रिलीफ। तो और इस साल जो करंट ईयर में एक्चुअल टैक्स बन रहा होगा, उसमें से आप रिलीफ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, पे। ओके। सीएस वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सीए वालों के लिए फिर भी ठीक है, मॉड्यूल में था उनके, उसलिए मैंने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो हमें देखना है अदर सोर्सेस। हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस। हाउस प्रॉपर्टी इज द इजीएस्ट यार, हाउस प्रॉपर्टी में क्या मतलब। ओके। अदर सोर्सेस में आ जाते हैं। ओके। अदर सोर्सेस का बहुत टाइम से मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चन आता हुआ नहीं देखा है। अदर सोर्सेस को हमेशा वो क्या करेंगे, मर्ज करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन लेकिन जब बहुत टाइम हो जाता है, किसी टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बना है, तो हो सकता है कि इस बार एक इंडिविजुअल क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में बन जाए, है ना। यू कैन गेट अ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑन अदर सोर्सेस। वो क्वेश्चन वो हो सकता है जो आपने देखा होगा 50C प्लस 56 to 10, या फिर 43CA और 56 to 10 का कॉम्बिनेशन करके जो बनता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। OTR DTR वगैरह कर सकते हैं वो उसके अंदर। देखो अब थोड़ा सा स्लोली रिवाइज करते हैं चीजों को। देखो अगर आप अदर सोर्सेस के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो या तो वो डिविडेंड पे बनेगा या गिफ्ट पे बनेगा। इसके अलावा डिविडेंड पे बनेगा या गिफ्ट पे बनेगा, या फिर LIC के पेमेंट पे बन सकता है।
1010D वाला, तीन चीज ही है जो, और इस बार तो 1010D का वो अमेंडमेंट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं देखा, ये सितंबर में नहीं आया, तो जो रिसेंटली एक दो अटेम्प्ट में अमेंडमेंट हुए होते हैं उनके पूछने के चांसेस क्या होते हैं ज्यादा। तो देखो, अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये तीन सेक्शन पढ़ के जाओ, और बाकी चीज तो क्या होती है फिर, अब वो इंटरेस्ट मिल रहा है या कैजुअल इनकम है, सबको पता है कि भैया वो अदर सोर्सेज में क्या होती है टैक्सेबल, वो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, ठीक है। नाउ अदर सोर्सेज में क्या आता है दोस्तों, अदर सोर्सेज का जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 56 है। 56 बोलता है कि यार पहली चीज तो कुछ इनकम ऐसी होगी जो अदर सोर्सेज में ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। कुछ इनकम ऐसी होगी जो अदर सोर्सेज में ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कहीं और नहीं आएगी, तो वो कहां आ जाएगी, अदर सोर्सेज में आ जाएगी। अब इनने एक फॉर्मेट दे दिया साहब, इनने ऐसा बोल दिया कि ये जो चीजें हैं ये कहां पर आएगी, अदर सोर्सेज में आएगी। तो सबसे पहले उनने कहा डिविडेंड इनकम, जो डिविडेंड है वो कहां आएगा, अदर सोर्स। 56 इज अ चार्जिंग सेक्शन। एक फॉर्मेट देख रहे हैं कि भैया ये चीजें याद रख लें कि ये चीजें कहां आने वाली है, अदर सोर्सेज में ही आएगी, में ही आएगी। मैं ट्रेडिंग करता हूं, मुझे डिविडेंड मिलता है, स्टिल वो मैं अदर सोर्सेज में क्या करता हूं, शो। भले ही मैं बिजनेस है वो चीज, लेकिन मेरे लिए डिविडेंड हमेशा कहां टैक्सेबल है, अदर्स। तो कुछ इनकम अदर सोर्सेज में ही आती है, उसमें से जो पहली इनकम है वो क्या है, डिविडेंड इनकम। दूसरी इनकम कौन सी है, कैजुअल इनकम, है ना। कैजुअल इनकम वो भी है अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, लॉटरी, बेटिंग, गेमलिंग, क्रॉसवर्ड पजल और गेम शोस। तो ये सारी इनकम यहां पर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों एक याद है आपको पढ़ा था हमने पॉइंट, गिफ्ट रिसीव्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, है ना। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसको क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो वो गिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। तो वो जो अमाउंट है वो कहां टैक्सेबल होगा, 56 to 10 के अंदर कंसिडर किया जाएगा। हो सकता है इस बार पूछ ले। इसमें एक अमेंडमेंट भी था, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट से, रेसिडेंट से मिले या नॉन रेसिडेंट से मिले, दे कैन आस्क, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट था इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन। फिर इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन, ठीक है। आपको कोई भी कंपनसेशन पे क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, वो कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। एक एक चीज को डिटेल में लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट था अमाउंट फॉरफिटेड। आपको याद होगा कि वो 1/4/2014 के बाद अमाउंट क्या करते हैं, 1/4/14 ऑनवर्ड्स आप क्या करते हैं, अमाउंट फॉरफिट करते हैं ऑन कैपिटल असेट्स। नेगोशिएशन हुआ था, कैपिटल असेट्स की अमाउंट क्या कर ली आपने, फॉरफिट कर ली। तो 1/4/2014 या उसके बाद से वो अदर सोर्सेज की इनकम कहलाता है, और उसके पहले फॉरफिट करा है तो वो आपका कैपिटल गेन्स के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। एडवांस मनी फॉरफिटेड यहां पर आती है। फिर उन्होंने ये कहा सम और ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, है ना। अगर किसी को प्रॉपर्टी मिलती है या कोई कैश वगैरह मिलता है, दैट इज गिफ्ट। ये किसकी बात कर रहे हैं, गिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, है ना। कॉम्पनसेशन वगैरह मिलता है, अगर देखो कॉम्पनसेशन मिलता है तो क्या होगा, अगर एम्प्लॉय को मिलता है ना तो 100% कहां अप्लाई हो जाएगा, सैलरी हेड अप्लाई हो जाएगा। अगर बिजनेस में कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो सेक्शन 20 कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी कॉम्पनसेशन किसी भी वजह से ना सैलरी हेड में आ पा रहा है, ड्यू टू एनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन या ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी नेचर का है, और वो कहीं नहीं आ पा रहा है, बट कहां, अदर सोर्स, मतलब वो कॉम्पनसेशन को छोड़ेंगे ही नहीं। सी उसका रीजन ये था कि जनरली रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमेशा क्या होती है, टैक्सेबल होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स तभी टैक्सेबल होती है जब वो कहीं ना कहीं इंक्लूड की जाती है। कॉम्पनसेशन वॉज कैपिटल इन नेचर बेसिकली, क्योंकि वो रेगुलर नेचर का नहीं होता है, तो वो छूट जाता था टैक्स होने से। तो उनने प्रोविजंस को क्लियर कर दिया, या तो सैलरी हेड में एम्प्लॉयर से मिला तो वहां जाएगा, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने खुद ने रख लिया कॉम्पनसेशन मतलब बिजनेस में, तो 28 नहीं है तो कहां आ जाएगा, अदर सोर्सेस में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात थी, सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट अलोकेटेड बाय द वे ऑफ बोनस अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या मिलता है बेटा, 56 to 10 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने बस सिर्फ एक बात बता रही कि ये चीजें यहां पर आएगी,
ठीक है। सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट अलोकेटेड बाय द वे ऑफ बोनस अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, टैक्सेबल होगा। देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलता है वो सेक्शन 1010D में क्या हो सकता है, एग्जम्प्ट हो सकता है। अगर 1010D में एग्जम्प्ट है तो फिर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर 1010D में एग्जम्प्ट नहीं है तो फिर यहां आ जाएगा, और एग्जम्प्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक होती है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, और एक होती है कीमन इंश्योरेंस। सी 1010D की एग्जम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यूलिप एंड कीमन, तो मतलब उनसे जो पैसा मिला वो क्या हो सकता है, टैक्सेबल हो सकता है। सी अगर कीमन इंश्योरेंस से क्या मिलता है, पैसा मिलता है, कीमन इंश्योरेंस से पैसा मिलता है तो अगेन तीन बातें होगी। अगर एम्प्लॉय को मिल गया तो क्या लग जाएगा, सैलरी हेड। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने रख लिया तो क्या लग जाएगा, पीजीबीपी। अगर किसी और को मिलता है तो क्या लग जाएगा, अदर सोर्सेज। 1010D की एग्जम्पशन नहीं है। सर यूलिप का क्या होगा, सी यूलिप का अभी हमको टैक्सेशन इस अदर सोर्सेज में नहीं देखते। यूलिप के ऊपर कुछ टेक्निकलिटीज लगती है, और उसके ऊपर कैपिटल गेन्स वगैरह के अंदर क्या किया जाता है, टैक्सेशन किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, यूलिप मतलब मार्केट में लग रहा है पैसा, वो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मार्केट में लग रहा है। सो मार्केट में लगने की वजह से इंडेक्सेशन वगैरह करना होता है, वो काफी एक अलग प्रोसीजर है। यूलिप को भूल जाओ, यूलिप यहाँ टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल है बट यहाँ टैक्सेबल नहीं है। बट यूलिप में भी कुछ एग्जम्पशंस वगैरह होती है जो हम कैपिटल गेन्स में देखते हैं। नाउ अब ये सारी चीजें तो आ गई, एक बार रिपीट कर दो कौन कौन सी चीज। एक तो डिविडेंड हो गया, एक हो गया कैजुअल इनकम, एक हो गया गिफ्ट रिसीव्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, फिर चौथा पॉइंट आपका था इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन या इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, फिर था एडवांस मनी फॉरफिटेड, फिर ये था कॉम्पनसेशन रिसीव्ड अगर होता है तो यहां आएगा, और अमाउंट रिसीव्ड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, और गिफ्ट, ये सारी चीजें होती है टैक्सेबल। अब दोस्तों क्या है कि द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल, अगर ये सारी इनकम अगर किसी और हेड में टैक्स नहीं होगी तो फिर कहाँ टैक्स होगी, यहाँ पर टैक्स होगी। तो like any sum received by an employer from his employees contribution to any provident fund, superannuation fund or any other fund, if you know that thing employees contribution, मैंने बोला था employees contribution को क्या मानते हैं, पहले इनकम ट्रीट करते हैं, तो वो इनकम क्या किया जाता है, ट्रीट, और फिर आप पे कर देते हो तो क्या मिल जाती है, उसकी डिडक्शंस वगैरह मिल जाती है, तो वो इनकम है। तो बेसिकली उसको इनकम पीजीबीपी की ना लेते हुए कहाँ ले सकते हैं हम उसको, अदर सोर्सेज की इनकम में ट्रीट कर सकते हैं। हाँ जनरली तो कहाँ लेंगे, बीजेपी के, अगर ना ही आया तो फिर कहाँ ले लेंगे। देखो क्या होता है कि मे बी एम्प्लॉयर अब अदर सोर्सेस में भी तो क्या हो सकता है, वो अपनी बिजनेस को यहाँ शो कर सकता है, एक तरीके से अपनी अदर इनकम्स में क्या कर सकता है, शो कर सकता है, तो वो चीज यहाँ पर भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती। पे कर देंगे, पे कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, टैक्सेबल। सी डिविडेंड एक अलग चीज है, डिविडेंड मेरे लिए, मेरे को इंटरेस्ट ऑन, अगर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखता हूँ तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिलता है, मैं बॉन्ड्स का इंटरेस्ट कहाँ शो करता हूँ, पीजीबीपी में शो करता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी कोई इंसान वहां नहीं शो कर रहा है तो वो कहाँ शो कर सकता है, अदर सोर्सेज में शो कर सकता है। डिविडेंड का कहीं से स्पेसिफिक लॉजिक नहीं, उन्होंने बोला कि भाई डिविडेंड का कोई बिजनेस नेचर नहीं होता, इंटरेस्ट का फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, इंटरेस्ट रेगुलर नेचर का मिल जाता है, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा ये सर्टेन नहीं होता, मतलब उनने कुछ सर्टेनिटी का एक इशू था वहां पर। फिर नेक्स्ट था इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी एंड आपका प्लांट एंड फर्नीचर, प्लांट एंड फर्नीचर किराए पे दिया है, उससे जो किराया मिल रहा है अगर वो किसी और हेड में नहीं आएगा तो वो कहां पर आएगा, आपका अदर सोर्सेस के अंदर आएगा। सी हाउस प्रॉपर्टी का किराया तो कहां पर आएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। मशीन वगैरह का किराया आप पीजीबी में डाल दोगे तो कहां आ जाएगा, पीजीबी में, और वहां नहीं आया तो फिर कहां आएगा, यहां पर। सी बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर आपने एक साथ क्या किया है, रेंट पे दिया है, तो सेपरेबल होता है, तो हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का किराया कहां शो करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में, और सेपरेबल नहीं है तो कहां शो करते हैं उसको, अदर सोर्सेस के अंदर। लेकिन सेपरेबल सॉरी फर्नीचर का हम अदर सोर्सेज में शो कर देते हैं और बिल्डिंग का कहां शो कर देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन सेपरेबल नहीं है तो पूरा चीज कहां पर आती है, अदर सोर्सेज के अंदर आ सकती है। ठीक है। फिर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा होता है दोस्तों वो भी कहां आता है, अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। 1010D की एग्जम्पशन की बात इसके ऊपर मत करिएगा। ठीक है। फिर और कोई सी भी इनकम जो किसी और हेड में नहीं आ रही होगी वो कहाँ आ जाएगी, अदर सोर्सेस में आ रही होगी। ठीक है। एंड जैसे सेक्शन
41 करके वहां पर क्या होती है, चेंज होती है पीजीबी में डीम्ड इनकम, तो वैसे यहाँ पर सेक्शन 59 कर कर क्या होता है, डीम्ड इनकम करके होता है। जैसे मान लो कि अपने अदर सोर्सेस में भी हम पढ़ेंगे कि खर्चे आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अगर किसी खर्चे का आपने डिडक्शन लिया है, फिर उस खर्चे के रेस्पेक्ट में इन फ्यूचर में कोई रेमिशन हो गया, सेसेशन हो गया, या फिर कोई बेनिफिट आपको अराइज हो गया, तो आपने डेबिट कर रखा था, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, उसे इनकम क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। ये सब चीजों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसमें से 50, ये सब बात थी किसकी, 56 की, बट ये बात किसकी थी, सेक्शन नंबर 59 की। हाँ, ये मानी। फिर डिडक्शन अलावेबल अंडर सेक्शन 57, ये सारी डिडक्शन हमको सेक्शन 57 में से मिलेगी। ठीक है, डिडक्शन हम बाद में आते हैं। और सेक्शन 58 करके एक चीज है कि भैया इन चीजों की डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखो, तो कितने सेक्शन से, 4 सेक्शन। सेक्शन 56 में लिखा है कौन कौन सी इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। सेक्शन नंबर 57 में लिखा है कि कौन कौन से खर्चे क्या होंगे, माइनस होंगे। 58 में लिखा है कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे, तो वहां पे भी वही लिखा है कि रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट को टीडीएस नहीं काटा तो 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। 48(3), 48(2), तो वो सारी बातें यहाँ पर कहाँ लिखी है, 58 वाली जो है पीजीबीपी में हम ऑलरेडी पढ़कर आए थे, उस तरीके से ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पहली इनकम के ऊपर। ठीक है, हाँ एमपी एमएलए वाला है, लेकिन ठीक है, हाँ फैमिली पेंशन वाला है ना, फैमिली पेंशन तो वो मैं बता दूंगा, इसमें आएगा, अपन पढ़ लेंगे फैमिली पेंशन और वो भी। देखो, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, सी पहले डिविडेंड कुछ एग्जाम्ट हुआ करता था, और फिर कुछ टैक्सेबल होना, पहले पूरा एग्जाम था, फिर कुछ हद तक एग्जाम था, फिर कुछ हद तक टैक्सेबल था। अब कोई लोड नहीं है, जो भी डिविडेंड मिलता है वो पूरा के पूरा क्या होता है, टैक्सेबल होता है। डिविडेंड लाइक दो डिविडेंड अगर हम बात करते हैं, एक तो होता है डिविडेंड 3 टाइप के हो सकते हैं, है ना, डिविडेंड हो सकते हैं 3 टाइप के। एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है एंट्रीम डिविडेंड, और एक होता है डीम डिविडेंड, है ना, जिसको डिविडेंड मान लिया जाता है इनकम टैक्स वालों की तरफ से। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं फाइनल डिविडेंड की, तो फाइनल डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है, तो फाइनल डिविडेंड जो टैक्सेबल होता है वो जिस साल डिक्लेयर होगा, जिस साल डिक्लेयर होगा उस साल क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जनरली रूल ये होता है फाइनल डिविडेंड का कि रिसीट बेसिस है या डिक्लेयर, विच एवर इज अर्लियर। तो भाई अगर डिक्लेयर हो चुका है तो फाइनल डिविडेंड जो होगा वो डिक्लेयर होते ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, भले ही आपको उस साल रिसीव ना हुआ हो। एंट्रीम डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है, एंट्रीम डिविडेंड तभी टैक्सेबल होता है जब वो आपको क्या हो जाए, रिसीव हो जाए, जिस साल वो आपको क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। फिर बात आती है डीम डिविडेंड की। डीम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल होता है जिस साल वो पे होता है ना, जिस साल वो क्या किया जाता है, पे किया जाता है। तो अगर उनने पे किया है तो आपने क्या किया होगा, उसको रिसीट किया होगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोलूं कि रिसीट बेसिस पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर क्या होता है, टैक्सेबल। एंट्रीम डिविडेंड रिसीव होता है जब टैक्सेबल होता है, और जो डीम डिविडेंड्स होते हैं वो जब हम पे करते हैं तब क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, ये कहाँ गिवन है आपके सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए से लेके ई तक में आपको दे रखा है कि भैया किन चीजों को डिविडेंड मानना है। जनरली डिविडेंड किसको मानते हैं, जब पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज द डिविडेंड, है ना। तो यही बात फर्स्ट पॉइंट में लिखी है, अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, विच रिलीजेज दी कंपनीज असेट, जिससे कंपनी की असेट्स क्या होती है, रिलीज होती है। कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो कंपनी का बैंक बैलेंस कम होगा, है ना, या कंपनी कोई नॉन मॉनेटरी चीज भी क्या कर सकती है, डिविडेंड के फॉर्म में पे कर सकती है। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 30% शेयर थे, भाई उसके पास, कंपनी के पास एक बिल्डिंग थी, कंपनी ने वो बिल्डिंग क्या कर दी दोस्तों, डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बेसिकली इज कॉल्ड एज द डिविडेंड। सी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वो वाले प्रॉफिट जो कंपनीज एक्ट में गिवन होते हैं, जिससे कि क्या दिया जा सकता है, डिविडेंड दिया जा सकता है, दैट इज फ्री रिजर्व्स एंड ऑल दोस थिंग, वो प्रोविजन यहां पर अप्लाई होते हैं। नाउ देखो, एक बात याद रखना, अगर कंपनी ने क्या करा है, कोई एसेट दी है
तो असेट दी है तो उस केस में डिविडेंड की अमाउंट कैसे ली जाएगी? तो वेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड, अगर किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? काइंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, चाहे शेयर्स के फॉर्म में कर रहे हैं, विच रिलीजेस द असेट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जिस दिन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस दिन की जो मार्केट वैल्यू है उसको क्या माना जाएगा? डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो डिविडेंड कैन बी इन कैश, डिविडेंड कैन बी इन काइंड। फर्स्ट वाला पॉइंट सिंपल था, फर्स्ट वाला पॉइंट ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज accumulated profit either in cash either in kind, ठीक, इट इज कंसिडर्ड एज डिविडेंड। अब देखो इसमें ना क्लॉज ए बी सी डी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्लॉज ई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो उसके लिए हमको ये सब चीजें पढ़नी पड़ रही है, अदरवाइज तो एग्जाम में लिखा आता है कि भैया डिविडेंड का पेमेंट किया है तो वी अंडरस्टैंड कि डिविडेंड का पेमेंट है। नाउ देखो कंपनी ने ऐसा कुछ पेमेंट कर दिया जिससे कंपनी की असेट कम नहीं हो रही है या फिर कैश रिलीज नहीं हो रहा है। क्या करते हैं? कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर को, बोनस डिबेंचर्स दे दिए। क्या कर दिए? बोनस डिबेंचर इश्यू कर दिए। तो कोई ये कैश ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं, ना कोई असेट रिलीज हुई। तो देखो ये लोग क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 2 में, यानी सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज बी ये कहता है कि अगर कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उस बोनस डिबेंचर को क्या माना जाता है? डिविडेंड ट्रीट किया जाता है। या अगर कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर क्या करती है? इशू करती है, बोनस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करते हैं? बोनस शेयर इशू करते हैं, तो उसे क्या मानते हैं? डिविडेंड मानते हैं। इसका मतलब यह है कि इक्विटी शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर क्या किए जाते हैं? इशू किए जाते हैं, तो वो डिविडेंड नहीं है। ठीक है, कोई बेनिफिट अराइज नहीं हो रहा है। सी जैसे ही बोनस शेयर इशू होते हैं शेयर के भाव भी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, है ना। तो कोई बेनिफिट अराइज नहीं होता है एज सच इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इस वजह से वो पॉइंट को कवर नहीं किया गया। ये दो बात याद रखना। सर एग्जाम में कैसे पूछेंगे? वो बोलेंगे कि साहब एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है, उसको बोनस डिबेंचर्स दिए गए हैं, what will be the effect in case of in the hands of the shareholders? तो आपको फिर ये याद आना चाहिए as per section 56 dividend is taxable, however the meaning of dividend is given under section 2 clause 22 sub clause b कि bonus debenture issued to the shareholder is considered as the dividend। रीड कर लेते हैं, any distribution to its shareholder by the company ऑफ डिबेंचर्स, या डिबेंचर दे रहे हैं, डिबेंचर स्टॉक दे रहे हैं, या डिबेंचर्स क्या कर रहे हैं? सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इन एनी फॉर्म वेदर और विदाउट इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट हो विदाउट इंटरेस्ट हो, यानी जीरो कूपन वाले हो या कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट विच द कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितना कंपनी के पास क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, फिर वेदर कैपिटलाइज और नॉट, है ना, वेदर कैपिटलाइज और नॉट विल बी डीम्ड एज अ डिविडेंड, उसको डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ सच बोनस शेयर एज डीम डिविडेंड, उसको क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। इन केस ऑफ डिवेंचर द वैल्यू इज टू बी टेकन एट द मार्केट रेट, इफ देयर इज नो मार्केट रेट देन दे शुड बी वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन। उसकी वैल्यू किस तरीके से कंसिडर की जा रही है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, बोनस शेयर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड। ठीक, नाउ देखो दोस्तों ये आ गया क्लॉज सी, सब क्लॉज सी सॉरी। ये क्या कहता है कि लिक्विडेशन के टाइम पर क्या किया जा रहा है? जो पेमेंट किया जा रहा है उसमें भी क्या हो सकता है? डिविडेंड हो सकता है। जैसे कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? पेमेंट मिल रहा है। भाई पेमेंट मिल रहा है लेकिन कंपनी बंद हुई तो हो सकता है कंपनी के पास क्या हो? प्रॉफिट हो। एक तो उनको अपनी कैपिटल के बदले क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा, और कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट का भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे क्या माना जाएगा? डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी ऑन लिक्विडेशन, ठीक है, कहां किया जाएगा? ऑन लिक्विडेशन, टू द एक्सटेंट टू विच डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब अगर शेयर होल्डर को लिक्विडेशन पे पेमेंट मिल रहा है, सी अगर कंपनी के पास ये बैलेंस शीट है, जब बंद हो रही है सारी असेट्स वगैरह बेच दी गई, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 8 लाख की, और जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 2 लाख का। ये पूरा पैसा 10 लाख किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, लेकिन 2 लाख को क्या माना जाएगा? डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, whether capitalized or not is deemed to be the deemed dividend। फिर
लेकिन एक बात याद रखना, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन कैन नॉट अमाउंट टू डिविडेंड, इट इज रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल। ठीक है, तो मतलब रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल नहीं, अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही क्या रहेगा, आपका डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के टाइम पर जो भी क्या हो रहा है, शेयर होल्डर को पेमेंट हो रहा है, उसे भी क्या मानते हैं, डिविडेंड मानते हैं। यहां पर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि भाई साहब बायबैक के टाइम पे जो पेमेंट होता है उसे डिविडेंड नहीं मानते, है ना। बाय रिडक्शन कब कब होता है, कंपनी अपनी कैपिटल कैसे रिड्यूस कर सकती है, बायबैक करके। तो बायबैक के टाइम पे जो पेमेंट हो रहा है उसे डिविडेंड नहीं मानते, डीमर्जर के टाइम पर जो पेमेंट हो रहा है उसे भी डिविडेंड नहीं मानते। ठीक है, ठीक है, उसे भी नहीं मानते। तो सर ये वाले पॉइंट में क्या कवर, और ना इवन एक और एक बात हमने डिस्कस करी थी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर जो पेमेंट होता है उसे भी डिविडेंड नहीं मानते, क्योंकि इससे भी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जब तो लॉस होगा तब भी डिविडेंड नहीं होता। मतलब एक तरीके से ये जब आप रीपेमेंट ऑफ क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, आप प्रेफरेंस शेयर को क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, उस टाइम पर जो उनको पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट किसका हो सकता है, डिविडेंड का कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, ये करके आपके पॉइंट थे। पॉइंट नंबर डी, यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है, कवर्ड है। यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है दोस्तों, कवर्ड है। सी एक बात ध्यान दो, व्हाट इज डिविडेंड, एवरीवन, व्हाट इज डिविडेंड, distribution of profit is up to called as dividend, it can be in cash, it can be in kind। फिर नया एक डीम डिविडेंड किसको बोलेंगे, डीम डिविडेंड किसको बोलेंगे कि भाई साहब अगर किसी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, बोनस डिबेंचर्स दे रहे हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, बोनस शेयर दे रहे हैं, तो इस एक्टिविटी को भी क्या किया जाएगा, डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। फिर तीसरी बात उन्होंने क्या करी, आप लिक्विडेशन के टाइम पर किसी को क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो लिक्विडेशन के टाइम पर क्या किया जा रहा है, जो पेमेंट किया जा रहा है वो डिविडेंड माना जाएगा, पूरे अमाउंट को नहीं, जितना प्रॉफिट होगा उस उतने अमाउंट तक को क्या माना जाएगा, डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। चौथा, कंपनी का जब रिडक्शन होता है शेयर कैपिटल का, जो बायबैक में होता है उसमें डिविडेंड कुछ भी नहीं मानते, डीमर्जर के टाइम पर भी नहीं मानते। अगर हम बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे भी रिडक्शन होता है उससे भी डिविडेंड नहीं मानते। लेकिन दोस्तों अगर जैसे रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ क्या हो गया है, प्रेफरेंस शेयर हो गया, तो उसे हम क्या करेंगे, डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। देन फिर नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, इसलिए डीम डिविडेंड ज्यादा पढ़ाया जाता है, सेक्शन 22 क्लॉज सेकंड सब क्लॉज ई। सी ये पॉइंट सिर्फ अप्लाई होता है, देखो ऊपर वाले जो पॉइंट है ना दोस्तों, सब सारी कंपनीज पे अप्लाई होते हैं, और नीचे वाला जो पॉइंट है ना अप्लाई हो रहा है क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, CHC अनलिस्टेड कंपनीज है ना, कौन सी कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, ये सब क्या होती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक एट लार्ज आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या करती है, लोन देती है। सी आप सोचो जो लोन दे रहे हैं उस लोन की अमाउंट को क्या माना जा रहा है, डिविडेंड माना जा रहा है। अगर आप पढ़कर नहीं गए तो आप कभी भी इसको क्लिक नहीं कर पाओगे। वो आएगा कि भाई XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, वो लोन देती है। ऐसा नहीं कि किसी को भी लोन देती तो डिविडेंड मान लेंगे। एक लोन किसको दे रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को लोन दे रहे हैं जो 10% और मोर के क्या करता है, शेयर होल्ड करता है, वोटिंग राइट्स वाले। इक्विटी मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी की। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, लोन देती है, लोन किसको देती है, एक ऐसे शेयर होल्डर को देती है जो 10% या उससे ज्यादा के क्या शेयर होल्ड करता है। अच्छा लोन इसको नहीं दे रहे हैं, लोन क्या कर रहे हैं, लोन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं जिसमें इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% और मोर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो भाई साहब इस एक्टिविटी को क्या माना जाएगा, लोन को डिविडेंड माना जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सी कंपनी की बैलेंस शीट में 5 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और कंपनी लोन दे रही है 10 लाख का, तो भैया डिविडेंड कितने का माना जाएगा, 5 लाख का, क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड माना नहीं जाएगा। जो रिमेनिंग 5 लाख है वो क्या रहेंगे, लोन ही ट्रीट किए जाएंगे। एक बात याद रखना, जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो विद इंटरेस्ट हो डज नॉट मैटर, उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, लोन ही ट्रीट करते हैं, सॉरी उसे हम डिविडेंड ही क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कंपनी का मेन काम ही लोन देना है तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सो any payment by company in which publics are not substantially interested to any concern, किसको भी पेमेंट कर रहे हैं, in which a shareholder
सॉरी ये स्टार्ट यहां से था, एनी पेमेंट बाय अ कंपनी in which publics are not substantially interested of any sum by the way of advance or loan to the shareholder who is beneficial owner of 10% of more voting right वाले shares of the company will deem to be the dividend to the extent of the accumulated profits. फिर नेक्स्ट बात थी एनी पेमेंट बाय कंपनी इन विच पब्लिक्स आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड टू एनी कंसर्न इन विच अ शेयर होल्डर हैविंग बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ, जो वो शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर है 10% और उससे ज्यादा, इज अ मेंबर और अ पार्टनर एंड इन विच ही हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एटलीस्ट कितना 20% ऑफ द इनकम विल डीम्ड एज अ डिविडेंड, उसे डिविडेंड माना जाएगा. तो शेयर होल्डर को लोन मिले 10% वाले या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को मिले जिसमें उसका क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, उस लोन की अमाउंट को क्या मानना है डिविडेंड ट्रीट करना रहेगा. ठीक है साहब. अच्छा एक बात याद रख लो, डिविडेंड आज मान लिया लेकिन जब क्या करेंगे एक्चुअली में डिविडेंड देंगे तो फिर उतने अमाउंट को डिविडेंड कंसिडर नहीं किया जाएगा. ये बात मैंने कवर कर ली है कि लोन ग्रांटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस ही लोन देने का है तो फिर डिविडेंड माना नहीं जाएगा. ठीक है. फिर ये बात भी मैंने आपको कवर कर ली थी, बायबैक. बायबैक ऑफ शेयर्स के टाइम पे कोई डिविडेंड नहीं होता है, डिमर्जर के टाइम पर कोई डिविडेंड नहीं होता है. एक बात याद रखना, लिक्विडेशन के टाइम पे जो हम पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे तो क्या होता है डिविडेंड होता है, लेकिन अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को हम क्या कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं तो फिर डिविडेंड नहीं माना जाएगा. अगर आप लिक्विडेशन के टाइम पे किसको पेमेंट कर रहे हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को, तो उस टाइम उनके लिए कोई डिविडेंड ट्रीट नहीं किया जाता. पार्टिसिपेटिंग तो आप आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग करके. ठीक है. सरप्लस में प्रॉफिट में तो उनके लिए तो क्या माना जाएगा डिविडेंड माना जाएगा, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग के लिए नहीं माना जाएगा. ओके. ये पॉइंट था किसका डिविडेंड का. समाप्त कर देता हूं मैं फटाफट से सारी बातें. डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर्स हो. ठीक है. डिविडेंड क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, जो भी अमाउंट मिलेगा पूरा टैक्सेबल है. जो भी अगर काइंड में होगा तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो क्या रहेगी टैक्सेबल. सेकेंड, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कंपनी बोनस डिवेंचर्स दे रही है किसको शेयर होल्डर्स को, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस, तो जो भी उनकी वैल्यू होगी उसको क्या ट्रीट किया जाएगा डिविडेंड अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. ये हर पॉइंट पे आप ध्यान रखना. इसके बाद जो नेक्स्ट बात थी, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल रहे हैं बोनस शेयर्स मिल रहे हैं तो भी क्या माना जाएगा डिविडेंड. लिक्विडेशन के टाइम पर जो भी पेमेंट मिल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा हो एक्सेप्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, तो उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक क्या होगा डिविडेंड. रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है तो बायबैक को छोड़ दो, डीमर्जर को छोड़ दो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को छोड़ दो, इसके अलावा अगर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, मे बी रिडम्पशन ऑफ क्या हो रहा है प्रेफरेंस शेयर, बिकॉज यहां हम लिक्विडेशन के टाइम पे नहीं कर रहे हैं, लिक्विडेशन के पहले ही उनको क्या कर रहे हैं रिडीम कर रहे हैं. तो हो सकता है कि यहां पर जो हम उसको पेमेंट करते हो, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा 10 रुपए की फेस वैल्यू उसको रिड्यूस करके अपन क्या कर रहे हैं 2 रुपए तक लेकर आ रहे हैं, 1 रुपए तक लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो पेमेंट हो सकता है कि वो डिविडेंड में क्या हो कवर हो. मेन बात ये थी कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन देती है एक बंदे को जो 10% या उससे ज्यादा के शेयर होल्ड करता है, या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि 20% या उससे ज्यादा का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, उस लोन की अमाउंट को डिविडेंड मानना है अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. ठीक है साहब. ये बात थी आपकी डिविडेंड की. तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज, नहीं ओनली लोन की अमाउंट. ठीक है. बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ डिविडेंड तो ये मैंने आपको बता दिया है. ठीक है. जब ये कैसे इसको ट्रीट करना है, इंटरिम डिविडेंड को कब ट्रीट करना है, और ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है. नाउ आ जाते हैं दोस्तों लाइक गिफ्ट रिसीव्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी. सी ये पॉइंट सिंपल था, गिफ्ट रिसीव्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी करके. ये क्या था कि देखो कंपनी की शेयर की मार्केट प्राइस जो है 15 रुपए, मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था. शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है 15 रुपए, क्लोजली हेल्ड कंपनी है. ठीक है. ये वैल्यू कैसे निकाली होगी, देयर आर डिफरेंट मेथड टू वैल्यू दी शेयर्स, तो उनमें से अप्रोप्रिएट मेथड चूज करके हमने वैल्यू निकाली है, दैट इज 15. कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर का जो इशू प्राइस रखा वो 20 रुपए रखा, मतलब मार्केट वैल्यू से ज्यादा.
तो इनका ये कहना आ रहा है कि अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी को बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट क्या हो गया, इशू प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू इनटू कितना कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू क्या कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। तो ये जो बेनिफिट है ये उस कंपनी के लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा, चाहे ये किससे मिला हो, रेसिडेंट से मिला हो, चाहे ये नॉन रेसिडेंट से मिला हो। लेकिन ये बात बच्चों तभी एप्लीकेबल होगी जब शेयर्स किस पे इशू हुए हैं, प्रीमियम पे इशू हुए हैं। देखो कैसे, मान लो किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, मार्केट वैल्यू कितनी है, 15 रुपए, और इशू प्राइस कितनी है, 20 रुपए। क्या शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं? यस, शेयर प्रीमियम पे क्या हुए हैं, इशू। तो पहले चेक कर लो कि शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अगर प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो आप क्या कर लीजिए, बेनिफिट निकाल लीजिए, बेनिफिट निकाल लीजिए। बेनिफिट कैसे निकालोगे, इशू प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू इनटू कितना कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स। देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो 8 रुपए है, और कंपनी ने जो शेयर इशू किए वो किस पे किए हैं, 10 रुपए पे किए हैं। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, फेस वैल्यू यानी किस पे इशू किए हैं, पार पे इशू किए हैं। तो भाई आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यस मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे मिल गए हैं, 2 रुपए हमें क्या मिल गए हैं ज्यादा, उसे गिफ्ट मानना चाहिए। लेकिन ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब ये गिफ्ट आपको किसी से भी मिल सकता है, चाहे वो रेसिडेंट हो, द पर्सन फ्रॉम होम कंसिडरेशन रिसीव्ड मे बी रेसिडेंट और मे बी नॉन रेसिडेंट। पहले रेसिडेंट वाला ही कवर था, नॉन रेसिडेंट कवर नहीं था, अब नॉन रेसिडेंट को भी क्या कर दिया है, कवर कर लिया गया है। पूछ सकते हैं क्योंकि अब नए एक्ट में जो जो 2025 में एप्लीकेबल होगा उसमें चीजें हट गई है ना। सो दिस थिंग्स आर नॉट देयर। सो मे बी लास्ट टाइम हो तो क्या कर ले, वो पूछ ले आप लोगों से। ओके दोस्तों, इसमें एक बात और याद रखना, स्टार्टअप को जो फंडिंग होती है ना, तो फिर वो कवर्ड नहीं होती है। स्टार्टअप की फंडिंग यानी वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो ज्यादा पैसा दे भी देते हैं, तो कंपनी के लिए क्या नहीं माना जाता है, गिफ्ट माना नहीं जाता है। ये पॉइंट किसके एंगल से था दोस्तों, ये क्लोजली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से था कि उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो उनको क्या किया जा रहा है, टैक्स किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन मिलता है, या इंटरेस्ट ऑन क्या मिलता है, एनहांस कॉम्पनसेशन मिलता है। आपने कोई जमीन बेची थी, जमीन बेचने के बाद आपको जो कॉम्पनसेशन मिला, या गवर्नमेंट ने जमीन क्या कर ली, कंपलसरी एक्वायर कर ली, आपको जो कॉम्पनसेशन मिला वॉज नॉट इनफ, आपने केस लड़ा, यू हैव रिसीव्ड एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन। जो एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन है वो यहाँ पर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन टैक्सेबल तो होता है, लेकिन 50% माइनस करने के बाद। ठीक है सर, 50% माइनस करने के बाद। नाउ नेक्स्ट था एडवांस फॉरफिटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स। एडवांस फॉरफिटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, मैंने भाई कोई कैपिटल असेट बेचने का क्या किया, सौदा किया, और वो सौदा करने के बाद मैंने उससे एडवांस ले लिया, लेकिन वो सौदा कंप्लीट नहीं हुआ तो वो एडवांस मैंने अपने पास रख लिया। मैंने घर बेचने का सौदा किया, 5 लाख रुपए टोकन मनी रिसीव करे, उसने मुझे पेमेंट नहीं किया, 5 लाख रुपए मैंने रख लिए। अगर ये मैंने 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद से किया है, 1 अप्रैल 2000 यानी असेसमेंट ईयर 15-16, प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 14-15, 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद से मैंने ये सब किया है, तो वो मेरा उस साल की इनकम बन चुका होगा जिस साल मैंने वो अमाउंट क्या किया होगा, फॉरफिट किया होगा। कहां की, अदर सोर्सेस की। अगर क्वेश्चन में आता है दोस्तों, कैपिटल गेन का क्वेश्चन है और उसमें बोलते हैं कि 17-18 के अंदर उन्होंने एडवांस क्या कर लिया था, फॉरफिट कर लिया था, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो 17-18 में अदर सोर्सेस की क्या बन चुका होगा, इनकम। ठीक है, लेकिन अगर वो फॉरफिट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2014 से पहले पहले, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ असेट है उसमें से वो अमाउंट जो फॉरफिट किया है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्सेशन वगैरह अगर एप्लीकेबल होता है तो फिर इंडेक्सेशन करेंगे। ठीक है, ये बात थी एडवांस फॉरफिटेड के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो इनकम आती है वो है गिफ्ट भाई, वो है गिफ्ट, दैट इज सेक्शन 56(2)(10). तो उधर डिविडेंड इंपॉर्टेंट था और अब क्या आ गया है, गिफ्ट, क्योंकि वो दोनों तो 2-3 पॉइंट जो बीच में आए वो तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्या थे, पॉइंट से ना। गिफ्ट के ऊपर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। सो आज का डिस्कशन आई थिंक हमारा किस पे रहेगा, अब गिफ्ट पे रहने वाला है। ओके, नाउ एनी सम मनी और वैल्यू, किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से मनी मिलता है या फिर प्रॉपर्टी मिलती है,
बच्चों याद रखो, प्रॉपर्टी शुड बी दी कैपिटल एसेट्स सबसे अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, वो एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन कैपिटल एसेट्स। सो यू नो व्हाट इज द कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने कार बेचने का सौदा किया, तो कार इज पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स, अगर हो सकता है वो मेरे लिए क्या हो, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स हो। तो कार बेचने का सौदा किया और एडवांस मनी क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, तब वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन ज्वेलरी, बिल्डिंग्स और पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स वगैरह, अपन ने कैसे याद रखा था, जनरली जिन एसेट्स की वैल्यू कम होती है वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, लेकिन जिन एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, वो क्या होगी, कैपिटल एसेट्स। अगर पर्सनल मूवेबल इफेक्ट देख रहे हो तो उसमें ये बात को ध्यान रखना है। जैसे पेंटिंग, ड्राइंग्स, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, जनरली ये क्या होती है, कैपिटल एसेट्स होती है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, एप्रिशिएट होती है। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स में एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह ये सब, कार, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स वगैरह नहीं होता, क्योंकि इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। बेच भी दोगे तो लॉस होगा, लॉस को सेट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट के पास आओगे, गवर्नमेंट ने बोला हटाओ इनको, तो हम कैपिटल एसेट्स ही नहीं मानते। ठीक है। नाउ आपको अगर गिफ्ट में क्या मिलता है, मोबाइल फोन मिलता है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। सी पर्सनल इफेक्ट्स कब होते हैं, जब वो आप पर्सनल अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, जब आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो फिर वो मोबाइल फोन या एसी वगैरह पर्सनल इफेक्ट्स नहीं होता। वो क्या हो सकता है, कैपिटल एसेट्स हो सकता है। ठीक है, वो ध्यान रखना वो चीज को। पहली बात तो ये है कि कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। ज्वेलरी गिफ्ट में मिली तो हो सकता है क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक है। पहले कार गिफ्ट में मिली तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कार बिजनेस में नहीं मिली, इट्स अ पर्सनल मूवेबल आइटम, ठीक है, तो पर्सनल इफेक्ट्स है, तो भैया कार इज नॉट कैपिटल एसेट्स। वो जो मिला है उस पर कोई भी कितने की भी कार हो वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, अब इधर देखना, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को क्या कर रहा है, कैपिटल एसेट्स दे रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा। जितना वो कैपिटल एसेट, जैसे 50 लाख की कैपिटल एसेट्स मिल गई, 50 लाख उसकी वैल्यू है, कुछ रुपए नहीं देना पड़े, तो पूरे 50 लाख आपकी इनकम मानेंगे, और इनकम कहां मानेंगे, अदर सोर्सेस की। ठीक है। नाउ पहले मैं आपको कुछ केसेस बताता हूं, जिस केसेस के अंदर 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं होता। तो अपन कैसे चलेंगे देखना, अपन पहले देखेंगे कैपिटल एसेट है या नहीं है, फिर देख लेंगे अगर कैपिटल एसेट है तो इन केसेस में तो फॉल नहीं करता है। अगर इन केसेस में भी फॉल नहीं करता है तो एक जनरल एग्जम्पशन क्या दे रखी है, लिमिट। वो जनरल एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है तो अच्छी बात है, अगर ज्यादा हुआ तो फिर क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। तो 3 फिल्टर गुजारना है, एक तो क्या होगा, कैपिटल एसेट्स, फिर एक देख लो ये वाले केसेस तो नहीं है, फिर अगर ये वाले केसेस के बाद भी अगर वो बच रहा है तो लिमिट देख लो, और लिमिट से ज्यादा हो रहा है तभी हम क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना रहेगा। सी कब कब ये एग्जम्प्ट होता है, तो भाई रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है ना। रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा, कभी भी मिले रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा, वो क्या होगा, एग्जम्प्ट। वो रिलेटिव का पूरा आपको चार्ट, फैमिली ट्री याद होगा, है ना, जो हम लोगों ने बनाया था। उसमें ना मेन बात क्या थी वो याद रखना, जैसे मामा वाला केस था अपना, है ना, आपने मामा को गिफ्ट किया, तो यानी वो था कि ब्रदर मदर के ब्रदर को गिफ्ट किया है, वो तो कवर्ड है, लेकिन उनके बच्चे कवर्ड नहीं थे, है ना। तो अगर मामा या चाचा वगैरह से क्या मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है। सो बच्चों वो आखिरी में अपन चार्ट देख लेंगे अपने पास टाइम रहा तो, है ना। आज तो शायद अपन ये प्रोविजन में डिस्कस करेंगे, तो रिलेटिव की डेफिनेशन में भी कल तक पहुंचे, बट आपको मैंने वो क्लास में क्लियर करी थी। रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, फिर शादी के टाइम पे गिफ्ट मिलता है, किसी से भी मिले वो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट होगा। शादी के टाइम पे जब भी गिफ्ट मिलेगा, जिसकी शादी हो रही है उनको गिफ्ट मिल रहा है, तो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट होगा। कितना भी अमाउंट हो, किससे भी मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई विल वगैरह में गिफ्ट मिलता है तो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। इनहेरिटेंस में गिफ्ट वगैरह मिलता है तो क्या करेंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे। अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति, इन कंटम्पलेशन ऑफ डेथ, अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति क्या करता है, गिफ्ट देके जाता है, वो पिक्चर आपको याद होगी, कौन सी नाम दी थी, मैं नाम भूल गया उसका, धमाल धमाल करके, वो बड़े थे डब्ल्यू के नीचे। ठीक है, तो मरता हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, गिफ्ट देकर जा रहा है, तो फिर वो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। फिर लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिलता है तो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। अगर आपको ऐसे कोई फाउंडेशन से, बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह हो गया, या कोई भी फाउंडेशन वगैरह हो गया, उनसे, यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, या फिर कोई ट्रस्ट से या इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट मिलता है जो सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड है। किन किन से मिलता है, कोई फाउंडेशन से गिफ्ट मिलता है, कोई यूनिवर्सिटी से गिफ्ट मिलता है, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट मिलता है, कोई हॉस्पिटल से गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो उस केसेस के अंदर इन लोगों से जो 1023 में रजिस्टर्ड है, उनसे जो गिफ्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट होगा। फिर इसके बाद
आपको कोई गिफ्ट मिलता है ऐसी ट्रस्ट से जो 12A और 12AB में क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या था दोस्तों, अभी तक यहां था फ्रॉम 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 फ्रॉम, तो सुनो यहां पर क्या है, फ्रॉम और बाय। फ्रॉम और बाय का मतलब क्या है, अगर ट्रस्ट से हमें गिफ्ट मिलता है 12AA तो भी एग्जम्प्ट है, और उनको गिफ्ट मिलता है किसी से भी तो भी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। तो 12AA वाले एसोसिएशन से गिफ्ट मिलता है तो एग्जम्प्ट है, और 12AA और AB वाले एसोसिएशन को कोई भी गिफ्ट देता है तो वो भी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट होगा। इसके बाद दोस्तों आपको गिफ्ट मिलता है by any fund or trust or institution or university or other educational institution or any gift received by, देखो क्या था अभी यहां था from, तो देखो अभी ये था 1023C वाले एसोसिएशन से गिफ्ट मिलेगा तो भी क्या है, एग्जम्प्ट है, और 1023C वाले एसोसिएशन को भी गिफ्ट मिलेगा तो भी क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। ट्रस्ट से गिफ्ट मिलेगा 12AA वाले तो भी एग्जम्प्ट होगा, और इनको देंगे तो भी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट होगा, ठीक है साहब। अगर कोई भी जैसे ट्रांजैक्शन जो एग्जम्प्टेड ट्रांसफर होते हैं उस केसेस के अंदर भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। जैसे ट्रांसफर के लिए एग्जम्प्ट है, ट्रांसफर के लिए एग्जम्प्ट है तो ट्रांसफरी के लिए भी क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक होल्डिंग कंपनी होल्डली ऑन सब्सिडरी कंपनी को असेट क्या करती है, ट्रांसफर करती है, तो जो होल्डर है उसके लिए क्या हो जाएगा, यानी ट्रांसफरर है उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफर वो एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 47 में। लेकिन जिसने रिसीव किया है सब्सिडरी कंपनी, अगर वो इंडियन सब्सिडरी कंपनी है तो उसके लिए भी क्या रहेगा, वो एग्जम्प्ट रहेगा। इस तरीके से था। अमल कमीशन के केस में भी क्या रहता है, एग्जम्प्ट रहता है। तो अमल कमीशन के केस में एग्जम्प्ट है तो अमल कमीशन में जो देने वाला है उसके लिए भी एग्जम्प्ट है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसके लिए भी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट होगा। तो ये पॉइंट उसके एंगल से था। अब दोस्तों एक इंडिविजुअल से क्या मिला है, गिफ्ट मिला है। गिफ्ट किसको मिला है, एक प्राइवेट ट्रस्ट को मिला है। एक किसको मिला है, प्राइवेट ट्रस्ट, जो उसने क्रिएट करी है solely for the benefit of relative of the individual। अगर एक रिलेटिव एक इंडिविजुअल एक ट्रस्ट बना रहा है, एक बेटे के लिए क्या करी, ट्रस्ट बनाई, वो प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी, ट्रस्ट के नाम कर दी। ये 12AA या 12AB वाली ट्रस्ट नहीं, ये कौन सी ट्रस्ट है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। और वो ट्रस्ट किसके लिए बनाई गई है, रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। तो फिर क्या रहेगा, तो फिर ये वो जो ट्रांसफर रहेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। फिर गवर्नमेंट के पास पावर है, किसी और ट्रांजेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं। इधर देख लीजिए कौन कौन से ट्रांजेक्शन एग्जम्प्ट रहेंगे। रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। शादी के टाइम पे गिफ्ट मिलता है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। विल से मिलता है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। इनहेरिटेंस में मिलता है तो एग्जाम हो जाएगा। इन कंटेम्पलेशन टू डेट, मरता हुआ व्यक्ति गिफ्ट देके जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन। अगर 1023 हाँ लोकल अथॉरिटी से मिलेगा तो भी क्या रहेगा, एग्जाम्पशन। 1023 वाले एसोसिएशन से गिफ्ट मिलता है, यानी फंड से मिलता है, यूनिवर्सिटी से मिलता है, एजुकेशन से मिलता है, इंस्टीट्यूशन से या हॉस्पिटल से मिलता है तो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। फिर इनसे गिफ्ट मिलता है तो भी एग्जम्प्ट है, इनको गिफ्ट देंगे तो भी एग्जम्प्ट है। 12AA वाले एसोसिएशन से गिफ्ट मिलेगा तो भी एग्जम्प्ट है, इनको गिफ्ट मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल ने ट्रस्ट बनाई है सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव तो जो गिफ्ट मिलेगा उस ट्रस्ट को तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड थिंग्स। दोस्तों वो कोविड वाली बात याद रखना है ना। कोविड वाली बात क्या रखेंगे, अगर किसी इंडिविजुअल को कोविड, एनी इंडिविजुअल किसी भी गिफ्ट किसको रिसीव हो रहा है, बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल किससे मिल रहा है, फ्रॉम एनी पर्सन। कोविड वाली बात सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है कि भाई इंडिविजुअल को किसी भी पर्सन से क्या मिल रहा है, कुछ भी गिफ्ट मिल रहा है, क्योंकि उसने कोविड पे क्या किए हैं, खर्चे किए हैं। बहुत सारे लोगों के पास कोविड का ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, लोगों से उन्होंने पैसे क्या किए थे, कलेक्ट करे थे। इसलिए ये प्रोविजन लेकर आए थे कि अगर आपको कोविड-19 की वजह से क्या मिलता है, कोई भी पेमेंट रिसीव हो रहा है, सो ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज फैमिली फॉर इलनेस, है ना, फैमिली में वही आते हैं, है ना, वही आएंगे कौन, जो मेडिकल फैसिलिटी में अपन ने पढ़ा था ना, फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आते हैं, उनके लिए मिलता है तो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट होगा। लेकिन देखो ये कंडीशन वंडीशन आप इसको रीड कर लीजिएगा। कंडीशन भाई ये थी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, कोविड-19 की रिपोर्ट होनी चाहिए। और एक चीज ये भी थी कि भैया वो जो इलनेस, जो भी खर्चा हुआ है, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर ड्यू टू कोविड और इलनेस रिलेटेड टू कोविड सफर्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट। सारे खर्चे कब होना चाहिए, कोविड-19 से 6 महीने के अंदर जो खर्चे होंगे वही क्या किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बोल रहा था कि घर में किसी को कोविड हुआ, आपके फैमिली मेंबर को कोविड हुआ, आपको कोविड हुआ, उसके बदले आपको क्या मिल गया है, खर्चे जो हुए कोविड के उसके रेस्पेक्ट में आपका रिइंबर्समेंट आ गया है। वो जो रिइंबर्समेंट आ गया है वो आपके लिए एग्जम्प्ट है, वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। सी, अगर एम्प्लॉयर से मिलता है,
एम्प्लॉयर से मिलता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट पे क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो सुनना वो भी एग्जाम्प्ट है, वो भी क्या है, एग्जाम्प्ट है सैलरी हेड में। लेकिन अगर एम्प्लॉयर से पैसे नहीं मिल रहे हैं, दोस्तों से या आसपास के लोगों से आपने पैसे क्या कलेक्ट करे, तो वो कहां एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, आपके अदर सोर्सेस में। ठीक है, अब कोविड पे एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, कोविड की बीमारी पे इलाज नहीं कर रहे, कोविड की वजह से डेथ हो जाती है, कोविड की वजह से किसी की क्या हो गई, डेथ हो गई, और पैसे किसको मिल रहे हैं, घर वालों को मिल रहे हैं, है ना, बाय दी फैमिली ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन की क्या मिल रहा है, फैमिली को क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। तो सी, वो एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो पूरा एग्जम्प्ट है, और एम्प्लॉयर के अलावा किसी से मिल रहा है तो वो 10 लाख तक है तो एग्जम्प्ट है, 10 लाख से ज्यादा होगा तो 10 लाख से ज्यादा वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक मैंने आपको बताया था, कोई भी इंसान बेवकूफी नहीं करेगा, वो प्रॉपर एनजीओ या ट्रस्ट जहां बने हुए हैं पेमेंट उसमें ही रिसीव करेगा, ताकि क्या हो जाएगा, पहले वो ट्रस्ट में आ जाए, तो ट्रस्ट में आ जाएगा तो जो भी ट्रस्ट में गिफ्ट मिलता है वो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, और फिर वहां से जो मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायरेक्टली इन दी अकाउंट, ये बेटर होता है कि हम ये फॉर्म को क्या करें, चूज करें, तो आप अवॉइड कर सकते हो टैक्सेबिलिटीज को। ठीक है, सो ये बात थी पक्का। कोविड से रिलेटेड दो बात क्या थी, कोविड के खर्चे कितने भी हो, कोविड के खर्चे कितने भी हो वो पूरे के पूरे क्या है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन डेथ की वजह से जो पैसा मिलता है, एम्प्लॉयर से मिलेगा तो कितना भी मिला वो क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा, और एम्प्लॉयर के अलावा किसी से मिलेगा तो 10 लाख तक एग्जाम्प्ट है। अब ये चीज ये चीज थी ना कि इन्हीं को कैपिटल एसेट्स मानते हैं। इफ इंडिविजुअल इज मेकिंग ड्रॉल्स मतलब ड्रॉइंग्स फ्रॉम द बिजनेस, देन इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर और नॉट, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सो या तो सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर से मिलेगा तो यू विल गेट द एग्जाम्पशन, किसी और से मिलेगा तो यू विल गेट द एग्जाम्पशन, बट आप वो कोविड के खर्चे पीएनएल में नहीं डाल सकते, देयर इज नो सच प्रोविजन कि कोविड के खर्चे आप बिजनेस की पीएनएल में डाल दो। ठीक है, देयर इज नो सच एक्सपेंडी प्रोविजन। ओके, नाउ ये रिलेटिव का मतलब हम बाद में देखते हैं, और फैमिली मेंबर्स का मतलब क्या होता है, स्पाउस चिल्ड्रन तो आते ही हैं, पेरेंट ब्रदर सिस्टर तभी आते हैं जब वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर कोई गिफ्ट यहां नहीं आया, ठीक है, अगर कोई गिफ्ट यहां नहीं आया, ज्वेलरी और बुलियन में क्या फर्क है, क्या फर्क है ज्वेलरी और बुलियन में, है जुलियन तो सिक्के विक्के हो गए भाई, है ना, रॉ रॉ गोल्ड होता है ना, सिक्के जो कॉइन्स वगैरह होते हैं, है ना, बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो। कैपिटल असेट्स में डायमंड कवर्ड नहीं है क्या, सी आपको कैपिटल असेट्स के अंदर देखो इनने तो बस इतनी सी बात लिख दी, बट एक्चुअली कैपिटल असेट्स की डिफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 में गिवन है, और वहाँ प्रीशियस स्टोन्स भी कवर्ड होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स भी वहाँ कवर्ड होते हैं, इफ यू क्लोजली लुक एट टू द डेफिनेशन। अब हम उतना डिस्कशन अभी नहीं कर पाएंगे, फिर आप बोलेंगे सर घड़ी घड़ी इज नॉट द कैपिटल असेट, बट सोने की घड़ी मे बी कैपिटल असेट्स, कपड़े इज नॉट द कैपिटल असेट्स, बट आपने उस पे जरी का, सोने की जरी का क्या करा दिया, वर्क करा दिया, तो इट मे गेट कवर्ड। ठीक है, इट मे गेट कवर्ड, वो अभी हम कैसे डिटेल में डिस्कस करें, इतना आएगा ही नहीं ना एग्जाम में, इतना क्यों लोड लेना। अब सुनो, बेटा 37 क्लियर कहता है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड। ऐसे तो फिर आप बोलोगे कैंसर के लिए पैसे निकाले वो भी अलाउड होने चाहिए, है ना, सभी अलाउड होने चाहिए फिर तो, अगर ऐसा है तो। अब देखो इनने लिमिट दे दी है, इनने लिमिट दे दी है, अब बाकी अगर चीजें इनके
सर कोई एफडी मैच्योर होने से पहले हमने कोविड के लिए एफडी तोड़ दी तो उसका क्या होगा? यार एफडी कहाँ टैक्सेबल होती है? आप सोचो ना, एफडी कहाँ एफडी टैक्सेबल होती है? एफडी टैक्स भाई उनका वो अलग ही जोन में जा रहे हैं। आप इनकम क्या खुद से कमाओगे? क्या खुद की एफडी तोड़ दी मतलब क्या खुद की इनकम बन गई? क्या वो तो कहीं और से आपको पैसे मिल रहे हैं कोविड के, तो उसकी बात चल रही है, वो आप समझो। उधर सैलरी हेड में एम्प्लॉयर से मिल रहा था और इधर जो खर्चे हो रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं? किसी और से मिल रहे हैं। तो भाई उसको इनकम मानना है या नहीं मानना है, दैट्स इट। अब अपनी एफडी तोड़ के कोविड पे खर्चा करे तो उसका क्या, कुछ नहीं होने वाला उसका। आ, कहाँ थे अपन? लिमिट पे, हाँ, लिमिट पे थे। लिमिट लिमिट लिमिट। सी लिमिट क्या होगी? अगर मॉनिटरी है, मॉनिटरी है, मॉनिटरी है, अगर आपको मॉनिटरी गिफ्ट्स मिले हैं, अच्छा ये जैसे मान लो आपको मदर से भी गिफ्ट मिला और फ्रेंड से भी गिफ्ट मिला, तो मदर वाला तो पूरा एग्जाम कर देना। जो फ्रेंड से मिला है पूरे साल भर का, पूरे साल भर का सबको क्या करना है, एग्रीगेट करना है। और मॉनिटरी लिमिट कितनी है? 50,000 पर एसएससी पर एनम, है ना? 50,000 पर एनम आई शुड रादर से, मतलब अगर एक जिसका हम टैक्स निकाल रहे हैं उस व्यक्ति को मल्टीपल लोगों से मिलाकर अगर 50,000 से क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, 50,000 तक एग्जाम थे, 50,000 से ज्यादा होगा तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। 50,000 से ज्यादा होगा तो होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, दिस वॉज द थिंग मॉनिटरी। आपको मूवेबल असेट्स मिल रही है। अच्छा मूवेबल असेट्स में दो चीजें होगी, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट हो सकता है मूवेबल असेट जैसे ज्वेलरी मिली है आपको विदाउट कंसिडरेशन मिली है, तो जो ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू होगी, अगर वो सारी मार्केट वैल्यू किससे ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, आपको आपके फ्रेंड से 3 गिफ्ट्स मिले, गोल्ड चेन मिली, रिंग मिली और डायमंड्स वगैरह मिले, अगर इन तीनों की मिलाकर वैल्यू किससे ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो फिर वो पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। गिफ्ट का मतलब होता है तो वो विदाउट कंसिडरेशन मिले या फिर क्या मिले, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मिले। अगर आपको 1 लाख की चीज 30,000 में मिल गई है तो आपको कितने का फायदा हो गया, 70,000 का। तो इसकी कैटेगरी अलग बनाई गई है, तो यहां पर आएगा मूवेबल असेट्स विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। उसकी जो लिमिट है वो भी कितनी है, 50,000। उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 50,000। अगर आपको एक गोल्ड चेन मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, उसको अलग सेगमेंट में लेकर जाना, और गोल्ड चेन मिलती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसको एक अलग सेगमेंट में आपको लेकर जाना रहेगा। कैश मिला है तो कैश के लिए कैश 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 की जो चीजें हैं वो अलग रहेगी। मूवेबल विदाउट कंसिडरेशन के लिए लिमिट अलग रहेगी, मूवेबल विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए लिमिट क्या रहेगी, अलग रहेगी। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कभी भी हम एग्रीगेट नहीं करते। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम क्या देखते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन देखते हैं ना, सिंगल ट्रांजेक्शन हमको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई तो उस केस में क्या करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो उसकी जो स्टैंप वैल्यू होगी, है ना, उसकी जो स्टैंप वैल्यू होगी विल बी दी इनकम। जैसे अगर किसी व्यक्ति को 30 लाख की जमीन मिल जाती है विदाउट कंसिडरेशन, उसकी स्टैंप वैल्यू कितनी है, 30 लाख, तो 30 लाख विल बी कंसिडर्ड एज दी इनकम। अगर उसको दो प्रॉपर्टी मिलती है, एक 30 लाख की मिलती है और एक 20,000 की मिलती है, तो 20,000 को इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां क्या देखना होता है, सिंगल ट्रांजेक्शन देखने होते हैं, या सिंगल ट्रांजेक्शन है। ओके, नाउ अच्छा स्टैंप वैल्यू कब की लेनी है? देखो यहां पर भी डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्री किस दिन की लेनी है। सी अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन मिला है, आप सोचो अब आपको वो विदाउट कंसिडरेशन मिला है तो कुछ भी अमाउंट आपको एग्रीमेंट के डेट पे नहीं मिला होगा, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, अगर आपको प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है, तो हम कब की लेते हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट की। अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्री की लेते हैं। कुछ ना भी हो बट आपको कुछ ना कुछ अमाउंट किससे मिलना चाहिए, प्रिस्क्राइब मोड से मिल जाना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो बच्चों यहां लिमिट कितनी है, सुनो, 50,000 है,
और 10% of actual consideration whichever is higher. 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर. देखो, एक घर था जिसकी स्टैंप वैल्यू कितनी थी? स्टैंप वैल्यू जो थी से वो 1 CR थी. स्टैंप वैल्यू थी 1 CR. आपको वो घर मिल गया. एक्चुअल कंसिडरेशन जो थी, एक्चुअल कंसिडरेशन थी वो थी आपकी 85 lakhs. ठीक है, तो पहले बताओ गिफ्ट कितना हुआ? 15 लाख. पहले गिफ्ट निकाल के रख लो, गिफ्ट कितना हुआ? 15 लाख. लेकिन अब गिफ्ट तभी टैक्सेबल होगा ना जब वो लिमिट को क्या करेगा? एक्सीड करेगा. तो ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. इसके लिए लिमिट क्या होगी? इसके लिए लिमिट कितनी होगी? 50,000. 50,000 या तो 50,000 या फिर 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन. मतलब कितना है? 8.5 लाख. एक्चुअल कंसिडरेशन का 10% करोगे तो कितना आएगा? 8.5 लाख. विच एवर इज हायर, 8.5 लाख. मतलब अगर ये डिफरेंस जो होता कितने तक का होता? 8.5 लाख तक का होता, तो फिर कुछ भी चीज टैक्सेबल नहीं होती. लेकिन ये डिफरेंस किसको एक्सीड कर गया? 8.5 लाख को एक्सीड कर गया. तो भाई साहब पूरे 15 लाख क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे. फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वो 98 लाख है. तो भैया अब क्या होगा वो हम देखते हैं. पहले डिफरेंस निकाल के रख लो, वो कितना है? 2 लाख. अब ये लोग बोलते हैं कि कितना डिफरेंस चलेगा? 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर. तो कितना आ जाएगा? 9.8. 9.8 लाख. तो विच एवर इज हायर 9.8 तक की लिमिट है आपके पास, और आपको गिफ्ट कितने का बन रहा है? सिर्फ 2 लाख का. पूरा अमाउंट क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट होगा. ठीक है, तो अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन मिलता है तो स्टैंप वैल्यू विल बी कंसिडर्ड. अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मिलता है तो स्टैंप वैल्यू माइनस एक्चुअल करके देख लेना. लेकिन फिर वो लिमिट का फॉर्मूला क्या लगाना? 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर. ठीक है, सो जो अभी तक हमने देखा, एक तो था आपका डिविडेंड. डिविडेंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था वो आखिरी वाला क्लॉज, क्लॉज ई. क्लोजली हेल्ड कंपनी को क्या मिलता है? लोन. क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन देती है एक शेयर होल्डर को जो 10% या उससे ज्यादा के शेयर होल्ड करता है वो. सेकंड हमने आपको बताया कि एडवांस मनी फॉरफिटेड. फिर आपको बताया गिफ्ट रिसीव्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी ओनली व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन जो किया वो किया था लाइक इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन. द नेक्स्ट वाज द गिफ्ट. गिफ्ट में कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कैपिटल एसेट है या नहीं है. फिर चेक करोगे वो उन उन केसेस में आता है क्या? रिलेटिव से मिल रहा है, शादी के टाइम पे मिल रहा है, इन कंटेम्परेशन टू डेट मिल रहा है, विल के थ्रू मिल रहा है, इनहेरिटेंस के थ्रू मिल रहा है, लोकल अथॉरिटी के थ्रू मिल रहा है, या फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स या ट्रस्ट से मिल रहा है, या इन लोगों को मिल रहा है, या फिर कोई ट्रस्ट बना दी इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, या फिर कोविड के खर्चों के लिए मिल रहा है, या कोविड की डेथ की वजह से घर वालों को मिल रहा है. एम्प्लॉयर से कितना भी मिलेगा एग्जम्प्ट है, बाकी लोगों से मिलेगा तो 10 लाख तक क्या रहेगा? एग्जम्प्ट होगा. ठीक है, ये कर लिया. इसके बाद अगर कोई गिफ्ट इन कैटेगरीज में नहीं आता है तो जो भी टैक्सेबल गिफ्ट है उनकी अलग अलग कैटेगरी बना के क्या कर दीजिए? एड ऑन कर दीजिए और देख लीजिए वो 50,000 को एक्सीड कर रहा है या फिर नहीं. कैश कैश अलग, मूवेबल मूवेबल अलग, इमूवेबल अलग. इमूवेबल में जो 50,000 लिमिट है विदाउट कंसिडरेशन वो 50,000 सिंगल ट्रांजेक्शन की है, और विदाउट एडिक्वेट के अंदर भी क्या है? सिंगल ट्रांजेक्शन की है. मूवेबल में विदाउट हो या विदाउट एडिक्वेट हो और मनी हो तो सब में एग्रीगेट है. ठीक है सर, ये बात थी. अब है ना, आप एक काम ये करिएगा, ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना एक इलुस्ट्रेशन 2 करके. इलुस्ट्रेशन 2 करके सॉल्व करना. अच्छा, जैसे मान लो कि अगर कोई पर्सन ने किसी को गिफ्ट दिया है एक प्रॉपर्टी. ए ने बी को जमीन क्या कर दी? गिफ्ट कर दी. तो ए के लिए तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि गिफ्ट इज एन एग्जम्प्टेड ट्रांसफर एज पर सेक्शन 47. ठीक है, लेकिन जिसको गिफ्ट मिला, बी को गिफ्ट मिला, बी ने उस प्रॉपर्टी को बेचा. तो बी ने जब उस प्रॉपर्टी को बेचा तो बी के लिए कॉस्ट क्या ली जाएगी?
जब एग्जम्प्टेड ट्रांसफर होता है तो कॉस्ट किसकी ली जाती है? प्रीवियस ऑनर की ली जाती है। लेकिन प्लीज एक बात याद रखना, ए और बी दोनों रिलेटिव है, तो बी के लिए तो टैक्सेबिलिटी नहीं आई होगी अंडर 56(2)(10), क्योंकि वो क्या हो गया होगा? एग्जाम। तो फिर उस केस में कॉस्ट किसकी लेनी पड़ेगी? प्रीवियस ऑनर की। और अगर मान लो कि फ्रेंड को आपने क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया, और उसके लिए टैक्सेबिलिटी आ गई थी, तो जितनी अमाउंट 56(2)(10) में क्या हो चुकी है? टैक्सेबल हो चुकी है, वो उस बी के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। और फिर वो आगे बेचेगा तो उसके पास क्या आएगी? सेल कंसिडरेशन माइनस हम क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। तो ये वाला केस मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि भैया फादर ने कोई प्रॉपर्टी जो थी वो किसको गिफ्ट कर दी? सन को गिफ्ट कर दी। तो भाई सन जब आगे बेचेगा तो सन के लिए जो कॉस्ट क्या ली जाएगी? जो फादर की कॉस्ट है वो ली जाएगी। लेकिन फादर ने सन को नहीं करी थी, फादर ने अपने किसी फ्रेंड को प्रॉपर्टी क्या कर दी थी? गिफ्ट कर दी थी। तो उस केस में क्या हुआ होगा? फ्रेंड को टैक्स लग गया होगा, गिफ्ट टैक्स, है ना। और प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू जो थी वो से 30 लाख थी, तो फ्रेंड को 30 लाख रुपए क्या हो गए होंगे? टैक्सेबल हो गए होंगे। तो फ्रेंड के लिए कॉस्ट कितनी बन जाएगा? 30 लाख। अगर फ्रेंड ने इसको 2 करोड़ में बेचा है तो 2 करोड़ में से कितना माइनस करेंगे? 30 लाख माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चीज होती है। सो इसके आपको क्या कर लेने हैं? क्वेश्चन कर लो। एक तो वाला क्वेश्चन भी कर लेना 50, वो अपना क्लोजली हेल्ड कंपनी वाला। क्लोजली हेल्ड कंपनी में जो गिफ्ट होता है वो क्वेश्चन करो। यहां तक आप करो, आगे का मैं आपको कल बताता हूं। अच्छा, एक और एक चीज याद रखना, एचयूएफ के केस में जो उसके मेंबर होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। एचयूएफ के केस में जो उसके मेंबर होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। नाउ हाउ एचयूएफ के मेंबर्स मतलब कैसे? देखो, थोड़ा ध्यान रखना है इन बातों का। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है से रोहन, ठीक है। तो रोहन का एक इंडिविजुअल स्टेटस है, लेकिन रोहन की एचयूएफ भी है। तो सुनो, रोहन की एचयूएफ में कौन आएगा? एक तो रोहन खुद होगा, और रोहन की बीवी होगी, और रोहन के क्या होंगे? बच्चे, और उनके क्या होंगे? बच्चे और उनकी स्पाउसेस। रोहन एचयूएफ को उसका भाई है मोहन, मोहन से क्या मिल रहा है? गिफ्ट मिल रहा है। वो मेंबर थोड़ी है, सी रोहन की एचयूएफ अलग होगी, मोहन की एचयूएफ क्या होगी? अलग। सी अब यहाँ उल्टा है। अब यहाँ पे रोहन और मोहन के जो फादर है उनकी एचयूएफ है, तो उनकी जब एचयूएफ है तो क्या हो जाएगा अब? तो अब वो दोनों क्या रहेंगे? मेंबर रहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, तो ये लोग कर देंगे तो क्या रहेगा? एग्जम्प्ट है। रोहन्स एचयूएफ को उसके फादर ने क्या किया है? गिफ्ट किया है। रोहन्स एचयूएफ को क्या किया है? उसके फादर ने गिफ्ट किया है। तब रिलेटिव नहीं है, तब वो रिलेटिव नहीं है। ठीक है, रोहन के फादर नहीं है, लेकिन रोहन के फादर्स की एचयूएफ में रोहन ने क्या किया है? गिफ्ट किया है। तो फिर वो है। अब ये बोलते हैं कि साहब रोहन्स की एचयूएफ को उसकी भतीजी ने क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। तो भाई वो कहां से आएगी? उसकी बहन ने गिफ्ट कर, उसका भाई नहीं आ रहा है, उसकी बहन नहीं आ रही उसकी एचयूएफ में, तो उनके बच्चे कहां से आएंगे? तो भाई वो फिर रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो वो क्वेश्चन है ना अखिल एचयूएफ वाला, वो अखिल एचयूएफ वाला क्वेश्चन आप क्या करना, एक बार सॉल्व करना। तो जो मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाला, एक तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये दोनों आप सॉल्व करिए। कल हम अदर सोर्सेस को खत्म करके कुछ और टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी कर लेंगे कल, है ना। हाउस प्रॉपर्टी जल्दी भी हो जाएगा, है ना, जल्दी हो जाएगा। ठीक है।